आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदी में एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं और इस वक्त हम सोपोर अंबरपुरा तारजू रोड पे मौजूद है और आज एक बार फिर यहां पे लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया है आरएनबी डिपार्टमेंट के खिलाफ, जो अगर हम देखें पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो है इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर हम बात करें लगभग 20-25 दिन पहले भी यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और तब इनको आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द जो है इस रोड पे काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें खाली नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले लगभग 11 साल से हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं कि इस रोड को ठीक किया जाए, लेकिन आज तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है। और मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ के मुकामी लोग, इनसे बात करते हैं इनको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। क्या दलील, क्या प्रॉब्लम चौथी बार हम यहाँ इस वक्त आए प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जो रोड है सोपोर टू हैगाम, इसकी हैसियत शहर इसकी हैसियत है। अगर श्रीनगर बारामूला रोड बंद हो जाएगा, दिस इज द ओनली वे दैट दे कैन पास थ्रू। आपका कहना है कि ये बाईपास है? बिल्कुल, ये एक बाईपास है। उन्होंने ये कहा कि हमें 50 फुट निकालना है। जब मुफ्ती जी महबूबा मुफ्ती वजीर आला थी, मैं भी वहां था, उन्होंने कहा ये बाईपास है, रोड किसी भी हालत में रोड निकल जाएगा। अब ये बाईपास छोड़ दीजिए। अब उन्होंने पहले 50% था, ये 50 फुट था ये, फिर उन्होंने 34 फुट किया है, लास्ट पर उन्होंने 28 फुट किया है ये रोड। अब अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है ये 1-2-2.5 किलोमीटर है तारजुआ से अलीबाग तक, ये उन्होंने पीछे रखा है। कुपवाड़ा से अगर कोई जाएगा श्रीनगर संग्रामा अगर बंद होगा, यही एक रास्ता है। कुपवाड़ा से अगर फिर जाएगा सुमल, यही रास्ता है। बारामूला से जाएगा, यही एक रास्ता है। मगर अफसोस के साथ हमें करना पड़ता है, हमें अफसोस करना पड़ता है कि उन्होंने हमें पशपुष्ट डाल दिया है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मनोज सिन्हा बुज़ादी खुद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के का, इससे हम अपील करते हैं, मुआदिबाना गुजारिश करते हैं, आपके जो नीचे एडवाइजर्स है, डायरेक्टर्स है, चीफ इंजीनियर, आप इनसे क्यों नहीं रिव्यू मीटिंग लेते हैं? भाई अगर ये लोग बार बार रोड पर आते हैं, क्या वजह है, किस वजह से आते हैं ये लोग? जरा इनका भी हाल देखो, वो किस हालत में गुजर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मामूली लाइटरीन हो जाएगी, हमें यहाँ लॉन्ग बूट लगाना पड़ता है, जैसा कि आपने पिछले वायरल वीडियो में देखा होगा। और ठीक है, ये उन्होंने पिछले 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा 2 दिन में करेंगे, कहाँ किया 2 दिन? तब से 15 दिन हो गए। उन्होंने वहाँ जेई सुपरवाइजर को भेज दिया, उसका सुपर इनोवेशन हो गया, वो रिटायर हो गया 31 मार्च को। AEE वहाँ खुद है, वो बैठा है अपने दफ्तर में, एक्शन बैठा है अपने दफ्तर में। ये PWD पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, इनके SC बैठा है, AEE बैठे हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? अगर हम बात करें, हमने AEE से खुद भी बात की थी पिछले हफ्ते जब आपने प्रोटेस्ट किया था, तो उनका कहना था कि हमारा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमने लगभग 30 लाख रुपए जो है एस्टिमेट लगाया है और पीडीडी डिपार्टमेंट का ये फॉल्ट है, क्योंकि वो पोल जो है, जो बीच रास्ते में पोल आ रहे हैं, वो नहीं हटा रहे हैं, तो ये पीडीडी का फॉल्ट है, न कि आरएनबी डिपार्टमेंट का। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा कहना यह है कि अगर दोनों डिपार्टमेंट को आपस में टसल है, चाहे आरएनबी हो चाहे पीडीडी हो, क्या आरएनबी डाइवर्ट नहीं फंड कर सकता है, मुहैया करा सकता है ये पोल हटाने के लिए? मैं भी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैं भी रहा, मगर अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है, वो सिर्फ बातों कछुए हैं, वो सिर्फ डिपार्टमेंट में अपने ऑफिसों में बातें करते हैं। लोग जाते हैं वहां, उनको सेटिस्फाई वहां करते हैं, कल करेंगे, बस वो जाते हैं, वापस आते हैं, दूसरे दिन वही हालत होती है। मैंने खुद बात की AEE से, उसने कहा 30 लाख इनको देना है, किनको? बिजली डिपार्टमेंट को, पीडीडी को, कहता है 10 लाख भी आता है बजट। आप मुझे मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, क्या ये डाइवर्ट फंड नहीं कर सकते हैं, या क्या ये नहीं दूसरी जगह से फंड ला, जिस तरह हम वहीं ला सकता था? मुझे भी लेबोरेटरीज की, वॉशरूम की प्रॉब्लम मैंने लंगेट लाया है और अपने इंस्टीट्यूशन में बनाया है, मगर ये हमें क्या करते हैं, हमें टरकाते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे, मगर करते कुछ नहीं। इसके अलावा मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, चूंकि ये रोड जो अंबरपोरा है, ये श्रीनगर जाता है संभल से होते हुए। अंबरपोरा का जो मेन प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है अंबरपोरा का, तकरीबन सब लोग ये जानते हैं, हमें अंबरपोरा B में एक रोड निकलता है, वो 12 साल से पड़ा है, नरेगा वालों ने वो निकाला था, मगर तब से आज तक उसकी रिपेयरमेंट
नहीं हुए। मैंने बुजाज खुद ऐसी डेवलपमेंट रूरल बारामूला से लिख के लाया, वीडियो सोपोर को दे दिया, उन्होंने एस्टिमेट बनाया 180 कुछ ऐसा ही नियर अबाउट 1,80,000, मगर इसका जो टोटल मतलब वेजेस आते हैं वो 250 आता है, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं था, तो वो लैप्स हो गया। हम एक बार फिर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो रोड है अमरगुंड रोड जो है तकरीबन 10,000 कनाल वहाँ बेकार पड़े हैं, पूरा एग्रीकल्चर लैंड पड़ा, वहाँ न पैदल जा सकता है न हम टेलर वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो बिल्कुल सबमर्ज हो गया वाटर में, वो टच से मास नहीं हो, न वीडी टच से मास हो गया, न एसीडी रूरल बारामूला टच। तो मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं जो आला हुकाम है, खासकर इस वक्त जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हमारा जो एलजी है, उसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, जो हमने डिमांड्स रखे हैं ये जेन्युइन डिमांड्स है, ये मेरी कोई पर्सनल डिमांड नहीं बल्कि आम लोगों की डिमांड है, ये हमें फुलफिल कीजिए। अगर नहीं हुआ 1 हफ्ते के अंदर हम बिल्कुल चक्का जाम कोया करेंगे इधर, बिल्कुल उस वक्त हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे यहाँ हिलने की, चाहे स्कूल बस हो चाहे कुछ भी हो, वरना इसके इमीडिएटली इजारा किया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है R&B डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट के खिलाफ, और इन लोगों का कहना है कि हम लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी नहीं सुन रहा है। हमें रोज कहा जाता है आज होगा कल होगा, लेकिन अभी तक जो है हम 11 साल से सफर कर रहे हैं। और अगर हम देखें ये रोड खाली अंबरपुरा तारजुआ नहीं है, ये रोड जो है गांधरबल श्रीनगर की बात करें या कुपवारा हंदवारा की बात करें, एज अ बाईपास ये काम करता है ये रोड, लेकिन इस रोड को जो है हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है और लगातार जो है ये लोग सड़कों पे उतर आते हैं और लगातार जो है ये प्रोटेस्ट करने पे मजबूर होते हैं। अब ये डीसी बारामूला से, एडीसी सोपोर से रिक्वेस्ट करते हैं अगर जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पे काम नहीं लगाया गया तो इसके बाद जो है हम चक्का जाम करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम बाल बच्चों को लेके साथ रोड पे बैठेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, अगर हम बच्चों की बात करें, जो स्कूल बच्चे जाते हैं यहाँ से, उनको सफर करना पड़ता है, वो काफी मुश्किलों का सामना जो है इनको करना पड़ता है। अगर हम पेशेंट्स की बात करें, पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी जो है सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए जो है आज यहाँ पे फिर एक बार जो है अमरपुरा तारजुआ रोड को जो है एक बार फिर ब्लॉक किया गया और यहाँ पे लोगों की यही डिमांड है कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो आप बने रहिए JK 24/7 के साथ। बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे आए और हमारे मसला और मसाइल ये आला हुकाम तक पहुँचाने में आपने हमारा बहुत ताउन दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हज़रत अर्ज़ यूँ है कि पिछले 25 दिनों से यहाँ पे जो ये रोड सैंक्शन हुई थी तो ये 600 फुट लिंगत है, इसकी 12 फुट ब्रेडथ है। 20 सालों के बाद हमें बीक कर ये कोचा जो दिया गया, इसमें 1 महीना हो गया सोलिंग डाल के, अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हत्ता कि आज रमज़ान का महीना है, हमारी माएँ, बच्चियाँ, बहनें, हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, तरावी भी हम घर पे ही पढ़ते हैं क्योंकि सोलिंग पे हमें चलना ही नहीं आता। दूसरी बात, हमारी बात यह है, हमारे बच्चे एक ठुकुर मल्ला के बच्चे ही नहीं, पशोरी मल्ला, सोई पत्री, शेख पत्री, काजी पत्री के बच्चे जो हनफिया स्कूल, हनफिया पैराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ नाड़ में है, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इसी नाड़ में बच रहे हैं। इन बच्चों को यहाँ पे चलने में इतनी दिक्कत होती है कि ये बच्चे चल भी नहीं सकते। हत्ता कि कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ से स्कूल भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी बात हमारा यहाँ पे हमारी बच्ची है यहाँ पे, कल उसका डिलीवरी केस है, हमें डॉक्टर के पास ले जाना था उसके, तो हमने क्या किया, उसको 4 तक यहाँ से नीचे तक उठाया। हमारी गाड़ियां जाती यहाँ पे आंगन में रहती थी, वो गाड़ियां हमें आज रोड पे रखना पड़ती है। तीसरी बात यह है कि जब परसों मैंने ये बात थोड़ा आला हुकाम तक पहुंचाने की थोड़ी सी कोशिश की तो बात यहाँ वो भी ठेकेदार यहाँ पे आए तो उसने मेरे साथ हाथापाई की। इसमें सभी हमारे जो माएँ बहनें यहाँ पे हैं सभी हैं, मैं रोजे से था, तो उसने मेरे को बोला बकवास कर रहे हो, जाओ जहाँ पे जाना है वहां पे जाओ। इसमें यह है कि आप मुझे बताइए कि अगर ये रोड इन्होंने बनाया, चलो ठीक है, रूलर नहीं बना, ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ पे सुपरवाइजर, BDO और JE साहब ने ये बिल कैसे छोड़ दी। हम आला हुकाम तक ये बात, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतरीन है, वो बहुत बेहतर है, तो उसने आला से आला काम यहाँ पे किए हैं। हम अपने DC साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि इस रोड को बिना क्लियर किए हुए इसके बिल कैसे पास हो गई। बस हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दे दो और ये जस्ट इन हावर्स या जस्ट इन डेज में ये कंप्लीट होना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं और रोड ही डाली है ये, इस पे बच्चे चल नहीं सकते हैं और बहुत मुश्किल होती है, बच्चे गिरते हैं नीचे। इसलिए हम DC साहब से ये गुजारिश करते हैं जल्द ही जल्द इस रोड का कुछ हम मुश्किल हल करें।
25 या 30 दिन हो गए यहाँ पे रोड़ी डाली हुई है, ना हमें पानी है ना हमें, हम अंदर से गाय निकलते हैं वो भी नहीं चल सकती हैं, वो भी नीचे गिर जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों के बूढ़ की हालत देखो, बूढ़े भी नहीं चल सकते हैं। इसलिए हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्दी जल्द इस रोड का कुछ मुश्किल हल किया जाए। को बता दूं कि आज ठुकर मोहल्ला में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में इन लोगों ने आरडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और लोगों का कहना है कि आरडीडी डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पे एक लिंक रोड जो है बनाई गई, लेकिन उस पर फेज सेकंड का काम किया गया, लेकिन जो सोलिंग डाली गई है उसको ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि जैसे ही हमने ठेकेदार से बात की तो उसने वहाँ से हमारे से मिसबिहेव किया और ये भी कहा कि आपको जिसके पास जाना है जाइए, लेकिन मैं अपनी मर्जी से काम करूँगा। लोगों का इल्ज़ाम ये भी है कि जो जेई साहब हैं उनसे भी हमने कॉल करने की कोशिश की, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कहते हैं कि हो जाएगा, आजकल करते हैं, लेकिन आज तक ये काम नहीं हुआ है। लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमारे बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, गिर जाने की वजह से उनकी यूनिफॉर्म फट जाती है और वो ज़ख्मी हो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी चल नहीं पाते हैं, मवेशी हैं वो भी चल नहीं पाते हैं, क्योंकि सोलिंग इन्होंने डाली है लेकिन उसको ठीक नहीं किया, इसके ऊपर रोलर नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठुकर मोहल्ला लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश की है जितना जल्दी हो सके इस रोड को ठीक किया जाए ताकि हम ज़्यादा सफ़र न करें। जेके 24/7 के लिए शोपियां से मोहम्मद आसिफ। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, ये मसला हल करो, हल करो, हल करो, ये मसला हल करो, हल करो, हल करो, ये मसला हल करो, हल करो, हल करो। हाय हाय आरएनबी, हाय हाय इरिगेशन, हाय हाय इरिगेशन, हाय हाय इरिगेशन, हाय हाय ब्लॉक, हाय हाय ब्लॉक, हाय इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। यन पे यह सड़क से द्रामत तन पे आये जहन कार्रवाई कर परसो योर डीसी साहब सो आव योर पंचायत में तम दिखे नजर पे तमिस तम सात सड़क यह बसान हस्पताल पे यह सड़क बे स्टेडियम अपर मंडी की सड़क गसान तम सात दपो तम ये त्रो मैगडम यह बनाओ मैगडम यह सड़क मगर कहें इम्प्रूवमेंट कर तम दप जर कर आप ये त्रो मैगडम मगर ये गो मैगडम इवन ये गई हालत दह दह खराब वनकन वो तुम पाने ये वनकन कोल पकान यप यप आब भरन जरूरी आब भरन अत क्या करो वो वारिया लट ये तदलो रास्ता मगर अत बोड़ हस्पताल आमुत ओत्र तक मुकम्मल काम गमुत शुरू गमुत हस्पताल बनियोमुत हस्पताल वह चलियोमुत हस्पताल जनाब जी अमिच प्रॉब्लम सही यपर न बेमार पकन न पे गाड़ पकन न पे क्या पैदल पकन तुम वो ये कुछ खंदक बनियोमुत ये नाड़ बने मगर इंसाफ करन क्या। हम त्रेंज इलाके में आए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ लोगों ने जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है अमन एहतजाज किया है। लोगों का कहना है कि हमारी जो लिंक रोड है जो हॉस्पिटल को मिलाती है और बीच बीच गाँव के एक लिंक रोड जाती है, इस लिंक रोड में जो है इरीगेशन की नेग्लिजेंसी वजह से जो पानी है जो इरीगेशन कनाल में जाता था पानी वो रोड की तरफ उसने रुक किया है, जिसकी वजह से रोड के बीचों बीच वो पानी आता है, जिसकी वजह से हमें जो है हमारी रोड खराब हो गई है और हमें बहुत सी मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ता है। इन लोगों ने कहा कि आरडीडी डिपार्टमेंट इरिगेशन और आरएनबी डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है। हमारे पेशेंट जो है कांधे पे उठा के हम उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट का जो है मुलाजिम नहीं आया और ना देखा कि वाकई में इनको प्रॉब्लम है या नहीं। इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश है जितना जल्दी हो सके जो है इस रोड को ठीक किया जाए और इरिगेशन कैनाल को ठीक किया जाए ताकि हम ज़्यादा सफ़र ना करें। जेके 24/7 के लिए शोपियां से मोहम्मद आसिफ। इत पे तय ब्रोट कन बांडे साहबन पन्ने तरफ एसपी साहब संदे तरफ एश्योरेंस दी ऐसा करो ज़ाती तौर ये मसला हल करने की कोशिश सकनागुक आब हसा वातनाओ बड़गाम कन
कोचन तान तो मे कोर अथ पे भरोस एतमाद कि यम करन अथ पे अमल करने कोशिश तो ये जायज़ मुतालब पूरा करने करन कोशिश तो यथ पे बडगाम कस्ब लुक मुतालब करान असा चमो साफ आब असा चमो सकनागुक आब असा फीस भरान आबुक बिजली हुंद महरूम कर अवे पुरअमन एहतजाज कोर तो बहुस यहंदिस वनस पे एतबार करान तो अगर न यमो अत पे अमल कर पान हेत सारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम नेर बह सड़कन पे बह वत तोतान थोद यीतिस कालस तो बडगाम कोच अख नफर सकनागुक आब चेन। मैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे इधर बडगाम में बहुत गंदा पानी, पीने का पानी बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है। वो इधर से ज़ालापुरा किसी नाले से लाते हैं, वही पिलाते हैं हमारे बडगाम को। हम बीमार हो गए, अब हम बहुत बीमार पड़ गए। अब हम चाहते हैं इंतजामिया से कि हमारे साफ सुथरा पानी चाहिए, और क्या। मैं सिर्फ यही कहूँगा, बडगाम के लोग आज तक सोए हुए थे। मैं यही कहूँगा, बडगाम के लोग खुद सोए हुए हैं और उनसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिशन भी सोई हुई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिशन हमारे यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती है कि बडगाम के लोगों को साफ पानी मुहैया हो। जो सकना का पानी है वो भी बडगाम का ही पानी है, वो श्रीनगर डिस्ट्रीब्यूट होता है, मगर बडगाम के लोगों के लिए उसका पानी मैसर नहीं है। जो कोतरना का पानी है यह कोई चश्मा नहीं है, यह एक नदी बहती है। उस नदी में डायपर होते हैं, उस नदी में गंदा पानी बहता है, उसमें लेटरिनों का पानी बहता है, और वही पानी बडगाम के लोगों के लिए पीने के लिए देते हैं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश कहते हैं, हम एलजी गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और हमें सकना का पानी मुहैया करे, ताकि लोग ज़हनी दबाव से बच सके और बीमार भी न पड़े। शुक्रिया जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मेन बडगाम टाउन में, जहां जल शक्ति के खिलाफ, पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ पर घमासान इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर बडगाम के लोगों ने, जिनका यही कहना है कि हमें पीने का साफ पानी क्यों नहीं मुहैया कर रहे हैं पीएचई बडगाम। और हाल ही दिनों में जो इन्होंने देखा है, कहीं पर कुछ डायपर निकला है और कहीं पर गंदगी निकली है पानी में, और ये चाहते हैं कि जो सुखना का पानी आता है, जो कि बाकी इलाकों में जैसे श्रीनगर की तरफ जाता है, तो हम इससे क्यों नहीं फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इनका यही एक्शन के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इनका जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। तो पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जी ने अब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। 2 दिन पहले हमने अपने चैनल पर इंटरव्यू एक दिखाया था कुंडल जी का, जिनमें साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी ही है जो लोगों के हितों को ध्यान में रखेगी। लेकिन अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी यहां सत्ता में सरकार बनाती है या नहीं, क्योंकि लगातार दावा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि अब हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, और जो भाजपा का 50+ का नारा है वो नारा भी कामयाब नहीं होगा। तो अब भव्य स्वागत भी इनका किया गया है कुंडल जी का। जिस तरह से 2 दिन पहले ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको चैनल के माध्यम से दिखाई, लेकिन फाइनली आम आदमी पार्टी की टोपी यशपाल कुंडल जी ने पहन ली है। तो सर, फाइनली 2 दिन पहले दिल्ली जाने से पहले हमने एक इंटरव्यू किया, तो आपने साफ तौर पर कहा कि अब मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। मोहर तो आप नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब मोहर लग गई है, पार्टी की टोपी आपने पहन ली है। तो क्या कहेंगे, क्या रणनीति अब आपकी आगे रहेगी जम्मू कश्मीर में? जो काम आपने करना है, आपकी पार्टी ने करना, और एक बड़ा ओहदा आपको दिया जा रहा है स्टेट वाइस प्रेसिडेंट का, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जल्दी ही 1 महीने तक जो है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का जो स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो अनाउंस हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आज लोगों की एक उम्मीद है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो किया है, भगवत मान कोशिश करें कि पंजाब में जो लोगों से वायदे किए हैं वो पूरे किए जाएं। आप ये भी देख रहे हैं कि आज दिल्ली में भाजपा की गवर्नमेंट है और इनके आगे रोड़े भी लटकाने की कोशिश की जा रही है, ये आप भलीभांति जानते हैं। लेकिन जो इनकी नीयत है जो है कि लोगों को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो हक है वो उनके डोर पर मिले। आपने देखा होगा कि दिल्ली में उन्होंने जो तालीम में एक परिवर्तन लाया है और हेल्थ में, और इसी तरह से जो दूसरे लोगों को बिजली और पानी की जो आम जो डिमांड होती है, आम लोगों के 4 ही मुद्दे हैं। अच्छी तालीम हो,
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली पानी की जो मुहैया करवाया जाए, तो वो आपने देखा वो कर रहे हैं। लेकिन पार्टियों में काम तो होता नहीं। आज दूसरी पार्टियों में क्या है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति, कोई और दूसरे वो मसले वो ले लेते हैं। लेकिन जो युवा है वो अब जान चुका है कि इससे लोगों का भला होने वाला नहीं है। जो हमारा संविधान है वो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने की इजाज़त देता है। लेकिन अगर हम किसी को जोर के बल पर कहें कि हम ये मानो या ये मानो, वो संविधान हमें इजाज़त नहीं देता है। हमें जो चाहिए, हमें चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा शिक्षा के साधन चाहिए। जब कोई सेहत किसी की ठीक ना हो तो अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और बिजली और पानी सभी के लिए चाहिए। तो हम ये कहते हैं अगर आज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है तो ये किसी एक मजहब के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इन पे ऊपर कोई जल्दी से जल्दी पॉलिसी बनानी चाहिए, नहीं तो हमारा युवा जो है ये कहीं दूसरी डायरेक्शन पे चला गया तो सरकार के लिए भी मुश्किल हो सकती है। तो आज हम यही कह रहे हैं और सरकार पे यही प्रेशर पाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड वाले में सोचा जाए। आज वो देखने में ये आ रहा है कि अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है। हमारे गांव में हमारे जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एक रसोई तक चला पाना बड़ा मुश्किल है। आप देखते हैं कि एक गैस सिलेंडर होता है वो 1000 से ऊपर हो गया है, डीजल और पेट्रोल के रेट जो है वो 100 से ऊपर हो गए हैं, खाने वाली चीज़ें हैं वो दिन दिन महंगी होती जा रही हैं, और गरीब आदमी को आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। आम आदमी यही कहना चाहती है कि भाई गरीबों के काम करो, गरीबों को साथ लेकर चलो, गरीबों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करो। आपने देखा होगा कि अभी भगवंत मान जी आए पंजाब में तो 35,000 नौकरियों का उन्होंने ऐलान कर दिया, कुछ डेली वेजर जिनको परमानेंट करने का ऐलान कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्टों के काम लगे हुए हैं, ठीक है कि एक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। एक अमीर आदमी जो है वो बाहर से आता है और जहाँ पर ठेका लेता है, गरीब आदमी को तो लेबर तक नहीं लगाया जाता। उनके जो जो उनका सिस्टम है, मशीनरी है, वो भी बाहर से आ रही है। हमारे इधर ट्रैक्टर नहीं लगाए जाते, हमारे इधर जो टिपर डंपर है उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, JCB लोगों की वो नहीं लगाई जाती। तो इससे ये देखने को आज लोगों में आ रहा है कि अमीर आदमी को ही फायदा दिया जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी को आज दिहाड़ी नहीं लगा रहे, फैक्ट्री में नहीं लगाया जाता। अगर फैक्ट्री में लगता है तो उनके लिए कोई मापदंड नहीं बनाया है, जो उनकी मर्जी करती है यूज एंड थ्रो वो इस्तेमाल किया जाता है। जो मैं समझता हूँ उनको फंडामेंटल राइट का भी अब जो है वो हनन हो रहा है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि हर आदमी टोपी पहनने वाला आम आदमी नहीं है, इसको लेकर क्या काउंटर करेंगे आप? देखिए उनका नियत क्या है कहने की, लेकिन जो टोपी पहन लेता है वो आम आदमी ही है। आज का ये आम आदमी नहीं है कि जो कोई गाड़ी में बैठ गया। जहाँ आज देखिए जैसे हम गांव में रहे हैं, हमारा जो गांव में उठना बैठना है गांव के लोगों से ही है, वही हमने जिम्मेदारी रखी है, वही पशु रखे हैं, सब कुछ वही है। तो आम आदमी की डेफिनेशन क्या आती है? आम आदमी है जो आम लोगों में रहे, आम लोगों का कल्चर जो जानता हो, आम लोगों की भाषा जानता हूँ, आम लोगों की तरह ही काम करता हूँ, आम लोगों की तरह ही वो बिहेव करता हूँ, उसको आम आदमी कहते हैं। अब आप ऑफिशियली देखें तो आम आदमी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन क्या कहेंगे? दोबारा से पूछूंगा, जो 50+ का नारा भाजपा दे रही है तो आम आदमी पार्टी का कितने प्लस का नारा रहेगा? देखिए मैं ये कहूँगा कि प्लस और माइनस के बारे में मैं नहीं जानता। अभी 8 तारीख को हमने ये आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मेरा तजर्बा है सियासत में, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर किसी से मुकाबला होगा और आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच होगा। रही बात उनका 50+ उन्होंने कैसे काउंट किया, तभी तो लोग कहते हैं कि इनकी EVM में हेरा फेरी और ये पहले ही वो कर लेते हैं। ये किसी को पता नहीं होता 50+, जो तो पहले भी कहते थे 50+। उस समय मोदी जी की इतनी लहर थी, ये मोदी के बलबूते पर MLA बनते हैं, इनका अपना वजूद नहीं है। जो मैं दावे से कहता हूँ अगर मोदी जी इस इलेक्शन में ना आए तो मैं ये कहता हूँ ये 50 तो क्या 0 निकाल दो, 5+ भी नहीं बन सकते। तो आज ये मोदी जी की देन से जो MLA बन रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा हमारा मुकाबला इनसे नहीं, इन MLA से नहीं होता, हमारा मुकाबला मोदी जी से होता है। आप देखा कि अभी 24 तारीख को वो अभी पल्ली में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो पंचायत में ना आ जाए, क्योंकि वो अब गांव में आना शुरू हो गए हैं। तो एक अच्छी बात भी है
इसका हम वेलकम भी करेंगे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के गांव के लोगों का पता तो चलेगा। तो ये एक प्रेशर जब बनेगा तो ये लोग जो है ये गली गली में गांव गांव में जाएंगे, लोगों का उसमें सुधार होता है। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एक पर्सनल तौर पर पूछूंगा, हर्षदेव सिंह जी क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? जिस तरह से आपके ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया जी से वहाँ मुलाकात की, तो क्या दिल्ली के समीकरण आप देख के आए, क्या लग रहा है कि वाकई में वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं ये कहूँगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो जब तक मैं जानता हूँ, हर्षदेव जी जरूर आम आदमी पार्टी में आएंगे। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, मेरे बड़े भाई हैं और हमने इकट्ठे चलना है, और मैं ये कहूँगा कि हर्षदेव जी जरूर आएंगे और उनको मान सम्मान के साथ लाएंगे और उनको रियासत में बहुत बड़ा ओहदा भी मिलेगा, ताकि पूरी रियासत है उनके जो है मार्गदर्शन से चले। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले हर्षदेव जी जो है विद रिस्पेक्ट जो है वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करें। तो डेफिनेटली एक सडन चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज आई जब 2.5 साल के बाद हम स्कूल आ रहे हैं। जो पहला मज़ा हमें स्कूल में आता था, वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट दैट। अभी हमें बहुत प्रॉब्लम्स है। पहले महीने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्कूल में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। आई वॉज अ स्टूडेंट, पहले तो मज़ा आता था स्कूल में। अभी 2.5 साल के बाद हम स्कूल आ रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था स्कूल आना, लेकिन धीरे धीरे ही कोप अप हो रहा है एंड वी आर गेटिंग दैट इंटरेक्शन। जो हमारे टीचर्स के साथ वो बॉन्ड था, धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। तक ये कोविड के दौरान फ़ोन यूज़ करने का सिलसिला जारी रहा बच्चों के साथ, उसमें एक चीज़ जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया है फ्रॉम लास्ट 2.5 मंथ्स, कि छोटे बच्चों पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो बच्चे एडोलसेंट एज में है उन पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है। और ज़रूरत है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त है, एज पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे प्रोग्राम्स किए जाए जिनके मेंटल केयर पे, मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे भी ऐसी सिस्टम जहाँ पे बच्चे 3 साल स्कूल से बाहर रहे, उनके लिए ये एक नया चीज़ था अब इस चीज़ में अडॉप्ट होना, क्योंकि उन्होंने एक ऑनलाइन मोड में गए हैं और ऑनलाइन मोड से अब ऑफलाइन मोड में, और वहाँ भी जहाँ पे भी इनको काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, कभी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जहाँ पे इनको ग्रुप्स में गैदरिंग होगी, बाकी चीज़ वो चूँकि अभी उतनी नहीं हो रही है, इसलिए डेफिनेटली इनकी साइकोलॉजिकली इन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों पे। बिल्कुल, अभी हम पुलवामा एक स्कूल में हैं जहां पे बच्चे तो स्ट्रेस में ऑलरेडी है ही, क्योंकि कोविड की मार जो यहां पे पड़ी, उस हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि हमने यहां पे टीचर उस्तादिज़ा किराम से बात की और उन्होंने बताया कि बच्चों का बड़ा स्ट्रेस इस टाइम पे है, क्योंकि ये छोटे बच्चों को ही नहीं है लेकिन ये बड़े बच्चों को भी है। उसी हवाले से हमने यहाँ के जो अहले अहदेदार है उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जो मेंटल हेल्थ क्लासेज है वो हम इस टाइम पे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स अगर कोऑपरेट करते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि बिल्कुल अभी हम पुलवामा एक स्कूल में है जहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स भी होते हैं और बाकी सारी प्रोग्राम्स भी होते हैं। उसी हवाले से हमने बच्चों से भी बात की और उस्तादिज़ा किराम से भी बात की, और बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगता है स्कूल आना, क्योंकि हम 2.5 साल से स्कूल नहीं आ रहे हैं। उस हवाले से हम बहुत तंगी में थे। मुजामिल, JK24 पुलवामा। गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले, अगर इनके तरफ से, सरकार की तरफ से इन्हें जो है PMAY के तहत जो है एक केस दिया जा रहा है ताकि ये जो है मकान अपना बना सके। लेकिन बरजुला कुंजर में जब हमारी मंजूर अहमद शेख से बात हुई तो उनका यही कहना है कि अगर 2016 में इन्होंने जो है जो कागजात है वो ब्लॉक में जो है दाखिल किए ताकि इन्हें भी PMAY के तहत जो है कुछ रुकूमत मिले ताकि वो भी अपनी जो है एक नया मकान बना सके। लेकिन आज तक जो इन्हें ये केस जो है हासिल नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं मंजूर अहमद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सरकार के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। अगर उन्होंने सरकार से मुतालबा किया उन्हें जल्द अज जल्द जो है PMAY के तहत जो इन्हें जो हाउसिंग केस जो दिया जा रहा है इन्हें जल्द अज जल्द जो है फराहम कर देना चाहिए ताकि वो भी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। अब आपको सीधे ले चलते हैं मंजूर अहमद के पास, आइए दिखाते हैं क्या कह रहे हैं वो इस केस के बारे में। बहुत रोजान कुंजर बरजुला तो मे लकट लकट बच्चे खाम बच्चे बह टिन शेडस में पान गुजार करान तो बह दपान मे गोस कह आय कैसा तारन तो युत बत कर कह गुजार मे बन कह सहारा इन बचन इन खाम बच्चे वारिया मे बरे डॉक्यूमेंट बरे वारिया लट कागज बरे मगर मेन यह मुतालबा ना वोत ब्रो कहें बह DC सबस करान गुजारिश कि मेन यह मुतालबा कर सह पूरा अस बने कह सहारा। गई वारिया काल गो सरकारस वोन वारिया लट वीडियोस दियो सरकारी शेड तमो दितु न
यम न अथ लायक ٲسۍ तिमन दितुक अस दितखै न अस शुठान मे छ 3 बच्चे तो अस करियो मेहरबानी करित मदद अहन अस भरमितन काकद वाकद वन अस दिवानी वन अस शुठान शेडस मदन अस वन अस गो सरकार के मत कर राही खुदा अस अगर यहाँ से चलती है इतने कुत्ते पीछे दौड़ते हैं, इतने कुत्ते पीछे दौड़ते हैं, पूछो मत आप। अब मेहरबानी करके ये डस्टबिन यहाँ से हटा दो ताकि हम भी राहत की सांस ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मैं तो कुत्तों की तो हालत ही मत पूछिए। स्कूल यहाँ पे 2 स्कूल्स है, एक गवर्नमेंट का एक प्राइवेट है और यहाँ पे और इंस्टीट्यूशंस है। जो भी बच्चा निकलता है इतना उसको पीछे दौड़ते हैं कुत्ते, कहने की बात नहीं। और इतना ही नहीं, मैं बताऊंगा कल की बात। मैं छानपुरा में रहता हूँ। हमारा बच्चा बाहर निकला तो कुत्ते उसके पीछे दौड़ गए तो वो गिर पड़ा और उसका वो बाजू, दायां बाजू ही टूट गया। वो 8वीं में पढ़ता है, इस वक्त बोन हॉस्पिटल में उसके पिन्ने डाल रहे हैं। वो कुत्तों की बहुत हालत ख़राब है और बहुत ये मेहरबानी होगी अगर इन कुत्तों पे कुछ कंट्रोल किया जाएगा। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑर्डर दिया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर नहीं दिया है कि लोगों को कुत्ते खाए। लोगों का भी सोचिए ना, कुत्ता वैध में है, लोग तो जो है ना उनका तो पहले सोचता है गवर्नमेंट को। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से और एलजी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन कुत्तों के ऊपर कुछ कंट्रोल कीजिए, इनको कुछ इनकी तादाद कम कीजिएगा। शुक्रिया। जनाब अर्ज कर बड़ तंग मार्केटस मज मार्केट वारिया बोड़, खास कर राजधानी श्रीनगर, मगर हूँ ये सेक्रेटरी के सामने है। मेन रोड था यही, पहले तो रोड बंद है, अब कुत्तों ने हमें रोड बंद किया। हमें रास्ता नहीं है मस्जिद में जाने का, मस्जिद को जाते वो पीछे दौड़ते। मेहरबानी होगी अगर ये हो जाएगा ठीक। हमें काफ़ी मुश्किल बना नीर ना बाटे नीर ना बच्चे गए बच्चे नीरान स्कूलों में नीरान बच्चे दोल तम चावान शाम बना शाम बना नीर बखुदा गई मेहरबानी तुज मेहरबानी करान अपील। हाँ, एक तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा मसला है शहर में। इनफैक्ट श्रीनगर के बाहर दूसरे ज़िलों में भी, बाकी सिटीज़ में भी ये एक इशू है, बट ख़ास तौर पे हमारे लिए तो एक बड़ा मसला अभी बना हुआ है। इसके लिए 2-4 चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक, जो स्ट्रे एनिमल्स को डील करने के लिए जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इशूड हैं, उसमें सिर्फ एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन अलाउड है इंटरवेंशन, जिसमें स्टरलाइजेशन की जाती है। और यही हमारा इमीडिएट टारगेट, इसी स्टरलाइजेशन को टेकअप करना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इस समय मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ़ डॉग्स हैं, अगर इस नंबर को ऐसे ही रखा जाए तो अगले साल ही और बढ़ जाएंगे, अगले 3 साल 4 साल 5 साल में डबल भी हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टारगेट है कि इनको हम लोग स्टेबलाइज कर लें, इस डॉग पॉपुलेशन को। शुहामा में शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, क्वास्ट का वेटनरी साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है, उनके साथ हम लोग वहाँ पे ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रोसेस है, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे कर रहे हैं। श्रीनगर में कुत्तों का कहर लगातार जारी है। आए रोज़ कुत्ते बच्चों को या औरतों के पीछे दौड़ते हैं और उनको खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ इस पर कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज भी हमने लगातार देखा कि एहतिजाज और लोग इस मुश्किलातों से लगातार 2-4 है और अभी तक उनका ये भी कहना है कि जो अथॉरिटीज़ इस वक्त अभी तक सामने नहीं आई है और इस चीज़ को वो अभी तक टैकल नहीं कर रही है। ये मामला हमने SMC कमिश्नर आमिर अतहर के साथ भी उठाया। उनका कहना था कि अगर कुत्ते ऐसे ही रहेंगे तो आने वाले दिनों में इनकी तादाद जो है मज़ीद बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें एक प्रोग्राम दिया गया है कि जो कुत्ते हैं उनकी तादाद को कम करने के लिए उनको एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाए और स्टेरलाइज करे, ताकि जो कुत्तों की तादाद हो वो कम हो। और आने वाले 2-2.5 महीनों में हम इस प्रोग्राम को जो लॉन्च करने वाले मैसिव फॉर्मेशन जो होगी इसके हवाले से, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कुत्तों की तादाद मज़ीद कम होगी और ये मुश्किलातें जो आने वाले दिनों में लोगों को सामने नहीं आएगी और लोग आराम से जो है फ्रीली मूव कर सकेंगे। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर।
अभी हम ठीक डोडा के भरत रोड में हैं और भरत रोड पे काफी ज्यादा हल्ला देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा शोर शराबा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, डोडा के भरत रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और कुछ सब्जी आप देख सकते हैं जो नीचे फेंकी गई है। मेरे पास शॉपकीपर हैं जिनकी सब्जी यहाँ नीचे है। सर क्या बताना चाहोगे, पूरा मामला हुआ क्या, कैसे ये पूरा मामला हुआ, क्यों ये सब्जी नीचे फेंकी गई? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके माध्यम में आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो मैं इधर जगह खाली पड़ी थी पहले, फिर मैं एओ साहब के पास गया इधर टाउन हॉल में। एओ साहब को मैंने बोला कि सर उधर जगह खाली पड़ी है तो हम कुछ काम करेंगे उधर, और एओ साहब ने अपना बंदा मुझे साथ में भेजा, जाकिर साहब जो उधर म्यूनसिपैलिटी के बंदे हैं, लेकिन वो हमारे मेरे साथ आए उधर। एक बंदा उन्होंने मुझे उधर 18x18 जगह दिखाई कि इसमें आप सब्जी भेजो, सेल लगाओ, जो मर जाएगी वो करो। फिर मैंने सोचा इसको, ये खुला था, चारों तरफ से खुला था, मैंने सोचा खर्चा आएगा, इसके ऊपर कवर बहुत करना पड़ेगा। फिर मैंने इधर छोटी सी जगह पकड़ी थी, कम से कम 4 या 5 फुट की जगह थी। इसको साइडों से मैंने क्रेट लगाए और थोड़ा सा ये सब्जी के लिए इसको सेटअप बनाए हैं। मैंने सोचा मेहनत मजदूरी करेंगे, काम करेंगे। फिर मैंने इसके ऊपर सब्जी डाली, जो माल मैंने लगाया इसके ऊपर कम से कम 1 हफ्ता मुझे हो गया इधर, और 1 हफ्ते के बाद मैंने इसका JR भी काटा, पर्ची भी एक काटी, और फिर मैंने एओ साहब मुझे कहने लगा हाँ आपको लाइसेंस देंगे, फिर रेंट थोड़ा बहुत जो आपका उधर बनता है वो भी आपसे मांगेंगे। मैंने बोला चलो शुक्रिया सर आपका। और उसके बाद इधर डोडा का चेयरमैन जो है बेगू शाह साहब, और उसने मुझे बड़ा टार्चर किया, बड़ा टार्चर किया। किस तरह का टार्चर किया? उसने मुझे टार्चर किया कि आप इधर खाली करो, आप इधर खाली करो, आपका हक नहीं है इधर डोडा में काम करने का है, आपको इधर हक नहीं है डोडा का। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो ईओ है म्युनिसिपैलिटी, उन्होंने बताया आपको यहाँ पे उन्होंने जगह मुझे दी है, ना कि उसने नहीं मुझे जगह दी थी। वो जब भी आया इधर मुझे टार्चर किया, उन्होंने मुझे म्यूनसिपैलिटी के बंदे भेजे, खिलाफ वर्जी को रोज भेजने लगा, खिलाफ वर्जी। कौन भेज रहा, कौन? हाँ ये डोडा का चेयरमैन। उसने बोला, चेयरमैन ने मुझे कहा कि खिलाफ वर्जी ने मुझे कहा कि चेयरमैन मुझे डेली माँ की गाली काटता है, बाप की गाली काटता है कि इसको हटाओ यहाँ से। तो सुबह क्या हुआ फिर? ये सब्जी किसने फेंकी? सुबह जब आए यही आए खिलाफ वर्जी, और उसके साथ बंदे थे, पंडित था एक मेरा त्रिपाल, मैंने कम से कम 2 या 3 हज़ार का लाया था, लेकिन उसको फाड़ दिया, ये सारा उखाड़ लिया सारा। ये देखो कम से कम 50,000 का नुकसान है मेरा, ये तो मैं कम ही बोलता हूँ। हाँ जितना आज तो आपको पता है नींबू कम से कम 320 रुपए किलो बिक रहा है। हमने कुछ देखा, कुछ सब्जी आपने खुद भी फेंकी बाहर? नहीं, फिर तो मैंने तो जगह ही नहीं थी, कहाँ रखता था मैं सब। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला है क्या, क्योंकि भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनसे क्या पूरा वजह क्या हुई? सर इन्होंने हमें जबरदस्ती ये माल फेंक दिया, पहले जगह दी, उसके बाद माल को फेंक दिया, अभी आ रहे हैं ये सर बुरे इधर से उठो, रोड को ब्लॉक क्यों आपने किया है सर? हमें 2 लाख देने के लिए अब सब्जी का अभी पैसा भी पूरा वसूल नहीं हुआ था, इन्होंने आके ये फेंक दी सारी सब्जी सर। अभी बोले कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर हमें हफ्ता 1 हुआ था ना सर, इन्होंने इजाजत दी सर पहले, उसके बाद आने लगे सर सारे टोन वाले के सर, बोल लगे 600 का फ्रूट दिया उनको, बोल रहे थे, मैंने बोला पैसे तो बोल रहे किसके पैसे मांग रहे हैं आप, हमने आपको जगह दी है सर, पैसे भी देने नहीं लगे। GR वगैरह काटते थे सर? हाँ जी काट रहे थे सर, हम सब कुछ काट के सर, तब भी सुबह आए बोल लगे माल को उठा, हमें जगह नहीं थी, उन्होंने फेंक दिया सर माल सारा बाहर। तो क्या बताना चाहोगे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब है, उनसे क्या अपील होगी? सर हम यही उनसे अपील करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर, इंसाफ मिलना चाहिए। आप किस तरह से हल्ला देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा भीड़ आप देख सकते हैं, इधर में कितने ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए, और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जो ज्यादती यहाँ पे की गई है उन पे भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे भी एक इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की होनी चाहिए, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान में, वसीम गप्तू, डोडा। यहाँ पे मामला ये हुआ है, ये गरीब लड़का है जो यहाँ पे कुछ टाइम से काम कर रहा है, और इसको ईओ साहब ने कहीं परमिशन दी थी इस जगह पे काम करने के लिए। अभी टाउन वाले आके इसके ऊपर हैवी हो गए, और ये जो सामान को तोड़फोड़ हो गई है, मतलब तमाशागिरी बना के रखा है यहाँ पे, और बाहर के लोगों को ये इन्वाइट करते कि आप यहाँ पे काम करो। जो डोडा का बाशिंदा है, गरीब तबके के लोग हैं यहाँ के, इनको यहाँ काम करने का हक नहीं है। जो एक्स्ट्रा माल इनको देता है, इनको काम करने का यहाँ पे हक है। एक गरीब इंसान यहाँ पे जो अपनी रोजी रोटी कमाता है, 200-400 हज़ार
रुपए दिन में, उसको यहाँ से लाते लगा कर एडमिनिस्ट्रेशन आके उसको मारपीट करके यहाँ से भगाते हैं। इतना सारा सामान फेंकने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह डीसी डोडा जो है खान खोल के सुने, सबसे पहले ये हर एक पूरे मार्केट घूमे कि मार्केट में क्या गुंडागर्दी हो रही है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन के जो छोटे लेवल के मुलाजिम है इन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ गन मचा के रखी है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में आप किसी भी दुकान पे जाओ, पूरी गन मचा के रख। सबसे पहले कमीशन जो मांगते हैं, कमीशन बेसिस पे सारा सामान ने बेच डाला। यहाँ पे तोड़फोड़ जो किया कमीशन बेसिस पे। जो कोई कश्मीर का बंदा आया है, हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उसको जगह यहाँ मिलती है बैठने के लिए तो क्या यहाँ के लोकल बाशिंदे को जगह नहीं मिल सकती है बैठने के लिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी, डीसी डोडा से और म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन बेदू शाह जी जो हमारे हैं, अगर वो यहाँ के चेयरमैन है टाउन के, उनको सोचना चाहिए गरीब बंदा जो ये कहाँ जाएगा? क्यों मजबूर कर रहे हैं यूथ को, क्यों मजबूर कर रहे हो कोई गलत काम करने के लिए? क्या चरस बेचें ये लोग, अफीम बेचें ये लोग? कौन सा काम करें? गुंडागर्दी करें ये लोग? क्या फिर से वही दूसरा दौर वापस लाना चाहते हैं ये लोग? क्या बांडीपुरा से आज के रिपोर्टर के शुमारे में हम बात करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। आपको बता दें कि जहां जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला में सियासी सरगर्मियां काफ़ी शदोमत से जारी हैं, वहीं बांडीपुरा के अलग अलग हिस्सों में भी जो है तमाम जमातें अपने अपने सफ़ों को मजबूत कर रही हैं। तरगाम में बिल्कुल वैसा ही सपोर्ट आज भी हमें मिल रहा है यहाँ पे, और हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पे इनको यहाँ पे मैंने एक मशवरा भी इनको दिया है कि आने वाले टाइम में तरगाम में बहुत से मीटिंगें, ऐसी पॉलिटिकल मीटिंगें होनी चाहिए। तो लोगों ने भी इसमें अच्छा सपोर्ट किया। लोग भी चाहते हैं कि यहाँ कंटिन्यू जो पॉलिटिकल एक्टिविटी ये होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये बताएं, देखो मैंने इससे पहले भी कहा, एक बयान में भी कहा, मैंने आज मीटिंग में भी ये चीज़ कहा। देखो महदूद इंसान को उस चीज़ तक रहना चाहिए। देखो एज अ चेयरमैन मैंने सुंबल में इलेक्शन लड़ा, और जिस टाइम मैंने इलेक्शन लड़ा मुझे 4,500 वोटों ने सपोर्ट किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं सोनावारी का MLA बनूँ। तो सोनावारी में बहुत सारी वोट है, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट है सोनावारी में। मैं अभी भी उसी जुमरे में अपने को देखता हूं जिसमें था मैं। और वैसे ताहिर साहब वो हमारा भाई है, मैं उसको शिकायत करने के लिए नहीं आया यहाँ पे। उसका भी अपना काम है, हमारा भी अपना काम है। जब हमें तरगाम के लोगों ने यहाँ पे बुलाया तब मैं यहाँ पे आया, मैं तो खुद यहाँ नहीं आया हूँ। और जैसे यहाँ आपने तरगाम के लोगों का जोश दिखा, तरगाम के लोग आज भी कहते हैं कि आज से 8 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। जैसे यासिर साहब यहाँ MLC बना, यासिर साहब ने यहाँ रोड, बिजली, पानी, हर एक मेडिकल जो यहाँ हेल्थ सेंटर, वो यासिर साहब ने फैसिलिटीज़, हर एक फैसिलिटीज़ दी। और जैसे मैंने देखा लोगों के अंदर जोश और जज्बा, लोग आज भी यासिर साहब को याद करते हैं और यासिर साहब को सपोर्ट करते हैं। और जैसे आपको भी पता है कि मैं यासिर साहब के साथ वाबस्ता हूं, और मेरी कोशिश अभी जैसे मैं काम कर रहा हूं एज इंचार्ज, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज में यहाँ काम कर रहा हूं। मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं हर एक इलाके में जाऊँ, कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी इलाके हमारे, मैं उन इलाकों में जाऊँ, और जितने भी हमारे पिछले वर्कर्स थे और नए वर्कर जो हमसे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको अपने साथ लेके चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होगा हम कोशिश करेंगे, हम बढ़ चढ़ के उसमें वोट लेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी उससे। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल।